हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर जो भौतिक विज्ञान का है, ये पूरा सलूशन के साथ किस तरह से ये पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए लेकर के आया हूँ। फिजिक्स मॉडल पेपर जो कि प्रैक्टिस पेपर है 2022-23 सत्र के लिए, कक्षा 11, ये पेपर का प्रारूप है। समय 3 घंटे इस तरह से पेपर होता है। विषय भौतिक विज्ञान, अधिकतम अंक 70, निर्देश कुछ दिए गए होते हैं। तो ये बोर्ड का जो निर्देश होता है वही निर्देश इसमें पालन किया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, अ, ब, स, द और य। अ बहुविकल्पी होता है 1 नंबर का, ब अति लघुत्तरीय होता है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर होता है 1 नंबर का, और स ये लघुत्तरीय फर्स्ट तरह का होता है, और मतलब इसमें 60 में आंसर लिखने होते हैं, और ये 2 नंबर का। इसी तरह से द जो है यह लघुत्तरीय सेकंड प्रकार का होता है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें सभी प्रश्न 5 अंक के होते हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, चारों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया जाता है, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी तरह से द में जो सेकेंड टाइप का है, ये इसमें 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन होंगे, क ख ग घ अंग, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी होंगे क ख ग घ अंग, और अंग में एक ऑप्शन दिया जाता है। इंटरनल चॉइस उसमें होती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है। तो ये है प्रश्न खंड अ। प्रश्न होगा इस प्रकार से, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2% और 3% है। पिंड के घनत्व की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, विकिरण संबंधी बीन का नियम। और इन सभी प्रश्नों के किस प्रकार से कॉपी में आपको आंसर्स लिखने हैं, ये भी नीचे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। इसमें लास्ट तक जो है, इसमें पूरे सलूशन बताए गए हैं, और किस तरह से हम कॉपी में लिखें कि हमको अच्छे नंबर मिलें, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये खंड स के क्वेश्चन है, क ख ग घ और अंग, जिसमें कि खंड स में जो घ वाला क्वेश्चन होता है, इसमें एक आंतरिक विकल्प दिया जाता है। अब जो आ रहा हो उस क्वेश्चन को आप करेंगे। इस तरह से देखिए, 4 के क में, 4 के क में क ख ग घ और ये अंग, इसमें कोई ऑप्शन इंटरनल चॉइस नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क ख ग घ, ये देखिए है अंग, और ये है इसका इंटरनल चॉइस। इसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका अथवा पार्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका अथवा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तो हो गए प्रश्न जो कि पूरी बुक से जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखते समय ज़्यादातर बच्चे इसमें ये करते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के पूरे विकल्प उतार करके और फिर इसमें से एक टिक लगाते हैं। उससे आपका समय बर्बाद होता है। इसलिए आप जो है मल्टीपल चॉइस, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो या होम एग्जाम का हो, इस तरह से आप इसमें लिखेंगे कॉपी में। 1 का क कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, इसमें आएगा 11%, ये आप ऐसे लिख देंगे। ख फर्स्ट ऑप्शन सही है, बीन का नियम होता है लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, इस तरह लिख लिया। इसी तरह से ग में था कि अधिकतम गति स्थितिज ऊर्जा के लिए तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहला विकल्प सही है, इसको आप लिख देंगे। इसी तरह से घ में है कि विकिरण, ये सबसे अधिक ऊर्जा का जो ट्रांसफर है एक जगह से दूसरे जगह जाने का किस विधि से जा सकता है, तो उसका सही आंसर है विकिरण।
और इसी तरह से एक साबुन के सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर आता है 4:1 और ये च है, इसका आंसर है ऊर्जा, बर्नौली का सिद्धांत। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, खंड ब, क्वेश्चन नंबर 2 क। अब उसमें दिया गया क्वेश्चन में 0.0015 में सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, तो सीधे आप लिखिए यहां पर सार्थक अंक की संख्या 2। क्वेश्चन नंबर ख में है उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा और वेग क्या होगा, तो वेग 0 होगा और त्वरण जो है g के बराबर होगा प्रक्षेप गति की। ग, द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम, तो पास्कल का नियम क्या है, किसी बर्तन में रखे द्रव की संतुलन अवस्था में द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर देता है या होता है। घ, a डॉट b निकालना है, तो इसमें i का i के साथ और j का j के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 × 3 और प्लस -10 × -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और ये हो गया गुणे 3, 3 एकम 3 और 10 चौको 40, 40 और 3 43, 43 आ गया। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि घर्षण गुणांक 1/√3 है, तो घर्षण कोण क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1/√3 इक्वल्स टू tan 60, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री यानी घर्षण कोण। इसी तरह से च पार्ट में है कि अवमंदित दोलनों के लिए समय विस्थापन ग्राफ खींचिए, तो इसमें जो है विस्थापन और ये समय के साथ इसका आयाम घटते जाता है, इसलिए आप इसको जो है ये डैम्पिंग एक्सीलरेशन का फिगर बनाएंगे। खंड स, सरल आवर्त गति की परिभाषा और इसकी विशेषता, तो ये कम से कम 2 विशेषता लिख देंगे। इसी तरह से दूध में से क्रीम के अलग होने का कारण, जो कि सेंट्रीफ्यूगी या सेंट्रीफ्यूगल, इस पर जो है आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से 3 का ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि समुद्र तल से माने समुद्र तल पर 200 मीटर की गहराई पर जल का दाब ज्ञात कीजिए, तो जल का दाब हो जाएगा 200 मीटर की गहराई पर HDG, H 200 मीटर और D 1.032 10³ और इनटू G का मान यहाँ पर 10 दिया गया है, तो ये निकाल लेंगे 2.064 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 का घ, एक मशीन जो है वह 100 किलोग्राम 10 मीटर की ऊंचाई तक 20 सेकंड में उठाती है, तो शक्ति कितनी होगी, तो P बराबर W/T यानी mgh/T, ये इसको वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 490 वाट। इसका अथवा पार्ट है, अथवा पार्ट में दिया गया है कि एक त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 1, 2 और 3 किलोग्राम के पिंड रखे गए हैं और यह 1 मीटर लंबाई की भुजा का है, तो ये निकालना है कि इसका द्रव्यमान केंद्र कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए पहला कोऑर्डिनेट ये 0 0 ओरिजिन हो गया, दूसरा A से लेकर के B तक ये 1 मीटर होगा, तो x कोऑर्डिनेट 1 हो गया और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इस तरह से C के लिए ये A से D तक की डिस्टेंस होगी x कोऑर्डिनेट, तो A हो गया 1/2, CD निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो CD बराबर √AC² - AD², AC का मान 1 है और AD का मान 1/2 है, तो ये निकाल लेंगे तो 1 - 1/4 ये √3/2 आ जाएगा। अब ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 एंड √3/2। अब XCM बराबर m1x1 + m2x2 + m3x3 अपान m1 + m2 + m3, ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ गया 7/12। इसी तरह से YCM ये आ जाएगा √3/4, तो RCM हो गया XCM इंटू ये XCM YCM, तो 7/12 और √3/4। खंड द, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको प्रूफ करना है टाउ बराबर I अल्फा, टाउ बराबर I अल्फा, तो ये आप इसको ये प्रूफ करेंगे और इसी के आधार पर इसकी परिभाषा देनी है। तो किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वस्तु में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। इसी तरह से 4 का ख, ये जो है एक बीमा से संबंधित न्यूमेरिकल है। इसमें दिया गया है कि स्वरित्र की आवृत्ति n, भुजा की लंबाई l, प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व में संबंध निकालना है। तो n प्रोपोर्शनल l पावर a, d पावर b और y पावर c। अब जो है दोनों तरफ की बीमा लिखेंगे, बीमा लिखने के बाद
दोनों ओर समान पदों की बीमाओं की तुलना करेंगे। यानी अगर यह बीमीय विधि से सत्य है तो m का जो यहाँ पावर है वही पावर यहाँ पर होगा, यानी बीमा दोनों तरफ की बराबर होनी चाहिए। तो जब ये कंपेयर करेंगे तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। ए बी सी का मान जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे ये एल ए डी बी वाई सी में, तो ये मिल गया k अपान एल, और ये यहाँ पर -1/2 और y 1/2 है, तो ये माइनस पावर तो नीचे आ गया और 1/2 पावर होता तो रूट लग गया। तो इस तरह से k अपान एल अंडर रूट वाई अपान डी, ये इसका सूत्र हो गया। 4 का ग, ए क्रॉस बी स्क्वायर यानी माड का स्क्वायर है प्लस ए डॉट बी माड का स्क्वायर, प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड से इसको लेके चले, तो ए क्रॉस बी स्क्वायर माड का प्लस ए डॉट बी माड का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी साइन थीटा का स्क्वायर और ए बी कास थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेकर के ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज ए बी का होल स्क्वायर, और ये है राइट हैंड साइड। 4 का घर न्यूमेरिकल पार्ट है। y बराबर इक्वेशन दिया गया 8 साइन 0.04 पाई एक्स कास 100 पाई टी। इसमें बताना था कि निस्पंदों के लिए जो है दूरी क्या होगी। तो निस्पंद के लिए जो कंडीशन है इक्वेशन की, इसमें साइन 0.04 पाई एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये 0 होगा तो इसका मतलब साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई इस तरह से वैल्यू आएगी। अर्थात अब यहाँ पर हम 0.04 पाई एक्स को 0 के बराबर, फिर पाई के बराबर और 2 पाई के बराबर करेंगे, तो इस तरह से जो है ये हमें मिल जाएगा x बराबर 0, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका समीकरण किन दोनों समीकरणों से मिलकर के बना था, तो y1 बराबर 4 साइन 2 पाई 50t माइनस एक्स अपान 50, और एक जो है यहाँ माइनस लग जाएगा और x के विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस। 4 का अंग है पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर और या जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर एमकेएस मात्रक पूछा जाएगा तो वह न्यूटन पर मीटर लिखेंगे आप। द्रव के सतह पर अशुद्धि से क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। 5 का क है, ये सोप बबल के लिए हमें सूत्र फाइंड करना है जो कि एक्सेस प्रेशर के लिए आता है। तो किया गया कार्य जो होता है, यह पृष्ठ में क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को फाइंड करते हैं। ये वृद्धि फाइंड हो गई। फिर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा ए गुणे सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है, तो ये मिल गया। अब यहाँ पर किया गया कार्य समीकरण 1 और यहाँ पर किया गया कार्य समीकरण 2, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करेंगे दोनों तरफ कट कर दीजिए, P इक्वल्स टू 4T अपान R। 5 का ख, गोले का आयतन दिया गया है। इस्पात के लिए B का मान आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है G पास्कल में, गीगा पास्कल में। तो गीगा मीन्स होता है 10 पावर 9 और पास्कल तो ये 160 गुणे 10 घात 9, 2 जीरो इसमें से ले लें तो 1.6 गुणे 10 घात 11 पास्कल हो गया। खाई के तल पर जल का दाब दिया गया है इतना पास्कल। तो प्रत्यास्थता गुणांक के लिए ये पी भी अपान डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी इक्वल्स टू हो गया पी बी अपान बी। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा 2.2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। 5 का ग, यदि यम द्रव्यमान का उपग्रह, यहां पर आपको फाइंड करना है बंधन ऊर्जा के लिए सूत्र, कि बंधन ऊर्जा के लिए क्या सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा उसकी हो गई 1/2mv², स्थितिज ऊर्जा हो गई U बराबर -gmem/r। अब इसको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, दोनों को इक्वेट करेंगे और इस mv² का मान रखेंगे, तो मिल जाएगा हमको gmem/r। यह मान जो है काइनेटिक एनर्जी वाले में रख लेंगे और फिर टोटल ऊर्जा U + k यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा, ये निकालने पर आ जाता है -1/2 gmem/r। तो किसी भी उपग्रह को जो उसकी संपूर्ण ऊर्जा है वह बाहर चला जाए, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए, इसके लिए उसकी ऊर्जा शून्य हो जानी चाहिए। तो ऊर्जा शून्य तब होगी जब उसको उतनी ही ऊर्जा प्लस दे दी जाए, तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी का मान हो जाता है +1/2 gmem/r। 5 का घ,
ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग जो है, इस क्वेश्चन में गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक निकालना। ये तो बंधन ऊर्जा के लिए हो गया, ये बंधन ऊर्जा के लिए सूत्र निकालना था। इसके बाद है ये घ, इसमें दिया गया है कि गेंद की त्रिज्या r, जड़त्वा घूर्ण I और कोणीय वेग ओमेगा हो गया। तो लुढ़कती हुई ठोस गेंद की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है ये 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1/5 mv स्क्वायर। अब जो है संपूर्ण ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा और माने गतिज ऊर्जा और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों का सम होगा, दोनों का मान रखेंगे, ये मिल जाएगा 7/10 mv स्क्वायर। फिर फाइंड करना है कि रोटेशनल और टोटल का क्या अनुपात होगा, तो ये रख देंगे तो आ जाएगा 2/7। यानी यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि किसी लुढ़कते हुए पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 2/7 होती है। 5 का अंग, बल नियतांक दिया गया है 1200 न्यूटन पर मीटर, एम दिया गया है 3 किलोग्राम, पिंड का विस्थापन 2 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग दे देंगे 0.02 मीटर। अब दोलन की आवृत्ति n बराबर होता है 1/t यानी 1/2 π/k/m, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 3.18 प्रति सेकेंड, यानी हर्ट्ज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में जो है इसका पूछा गया है कि अधिकतम त्वरण क्या होगा, तो a निकालने के लिए सूत्र होता है ओमेगा स्क्वायर a, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिंड की अधिकतम चाल तो u max बराबर ये ओमेगा होता है, इसका मान आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसका अथवा पार्ट है कि वायु में ध्वनि की चाल के लिए लाप्लास का करेक्शन बताना है। तो वायु में ध्वनि की चाल पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी गैस का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और इसमें सूत्र होता है कि अगर उसका अणुभार m है, घनत्व d है, आयतन v है तो v बराबर m/d और गैस का दाब P परमताप T है, तो गैस समीकरण PV = RT से P/m/d बराबर RT हो जाएगा, ये v की जगह पे m/d रख देंगे तो P/d बराबर RT/m हो गया। गैस में ध्वनि की चाल हो गई v बराबर √P/d यानी √RT/m, तो v प्रोपोर्शनल t हो गया। इसका मतलब हो गया कि ध्वनि की चाल जो है ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र, तो किसी गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक b और घनत्व d है तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंग की चाल v बराबर √b/d होती है, जहां पर b जो है यह आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक होता है। वायु में 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल v बराबर √b/d, b का मान 1.01 10⁵ होता है और d 1.29, तो इस तरह से मिलता है 280 मीटर पर सेकेंड। परंतु प्रयोगों से वायु में 0 डिग्री पर ध्वनि की जो चाल है यह 331 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। इसलिए न्यूटन द्वारा प्रतिपादित जो नियम था यह त्रुटिपूर्ण माना गया और इसको लाप्लास ने संशोधन किया। तो लाप्लास का संशोधन क्या था, संशोधन में यह कहा गया कि जब ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे चलती हैं गैसीय माध्यम में तो उसमें संपीडन और विरलन होता है। संपीडन और विरलन होता है तो संपीडन के दौरान ऊर्जा निकलती है और विरलन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और संपीडन और विरलन इतना शीघ्रता से होता है कि उसमें अंदर की उष्मा बाहर न जा पाती है और न बाहर से उष्मा अंदर आ पाती है। इस तरह से यह उसका ताप जो है नियत नहीं रहता है, यानी समतापी प्रक्रम नहीं होता है, जबकि न्यूटन ने यह माना था कि वह प्रक्रम समतापी होता है। तो यहाँ पर प्रक्रम समतापी न होकर के रुद्धोष्म होना चाहिए, तो रुद्धोष्म के लिए यहाँ पर जो P लिया गया था यहाँ पर हो जाता है गामा P, और गामा जो है दो विशिष्ट उष्माओं का अनुपात होता है Cp/Cv। तो इस तरह से जब ये रखा गया और वायु के लिए भी ये गामा का मान जो है 1.41 होता है, तो जब इसे सॉल्व किया जाता है तो यह आ जाता है 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकल वैल्यू। इसलिए जो प्रयोग से प्राप्त मान है वह उसके बराबर है। तो इस तरह से लाप्लास का जो संशोधन था वह
मान्य हो गया। इसका अथवा पाठ है गुरुत्वीय विभव की परिभाषा और पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर किसी m द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्वीय विभव का सूत्र भी उत्पादित कीजिए। तो ये फिगर बना लेंगे, इससे जो है ये अनंत तक, तो ये मान लेते हैं कि वहां से पिंड को लाया गया a पर, a जो है r दूरी पर है और यहां से मान लेते हैं कि c पर है और इसको dx दूरी ये ले आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा कि v जो होता है ये -w/m होता है, तो ये w पहले आपको फाइंड करना है। तो जो किया गया कार्य है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होगा, तो बल हो जाएगा Gmm/x² और विस्थापन हो गया dx, तो जो किया गया कार्य है f dx से मिल गया Gmm/x² dx। अब जो टोटल कार्य है, मतलब किस प्रकार से पिंड को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, A तक लाने में किया गया कार्य, तो ये इन्फिनिटी टू r ये फाइंड करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो Gmm ये बाहर हो जाएगा 1/x², ये x का पावर -2 कर सकते हैं। अब ये -2 + 1 -2 + 1 यानी x पावर n dx जो फाइंड करते हैं, तो x पावर n + 1/n + 1 होता है, उस सूत्र से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा -Gmm/r। लेकिन गुरुत्वीय विभव जो होता है वो w/m होता है। इस तरह से जब इसको m से डिवाइड कर देंगे तो एक m कट जाएगा, तो -Gm/r, तो गुरुत्वीय विभव हो गया v बराबर -Gm/r। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन की गति विषयक तीनों नियमों को सोदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण के साथ। तो न्यूटन की गति विषयक 3 नियम है। प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसी तरह से जब वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे मेज पर पड़ी हुई कोई किताब है, लुढ़कता हुआ गेंद है, तो अगर पड़ी हुई किताब है तब तक नहीं हट सकती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाइए। लुढ़कता हुआ गेंद है, अगर पृथ्वी और गेंद के बीच में घर्षण बल नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह हमेशा उसी गति से चलता रहेगा, लेकिन उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि उसके और धरातल के बीच जो घर्षण लगता है उसका मान जो है घटता जाता है, यानी वेग अंत में शून्य हो जाता है और रुक जाती है वस्तु। द्वितीय नियम है कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ΔP/ΔT प्रोपोर्शनल F। और यहीं से हम सूत्र F बराबर m में भी निकालते हैं। जैसे किसी वस्तु को धक्का देने से वह उसी दिशा में गतिमान हो जाती है, तो ये द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के साथ बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें जो है जैसे बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देती है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा पाठ है बर्नौली का थ्योरम, यानी बर्नौली की प्रमेय को लिखना है और प्रूफ करना है। तो बर्नौली प्रमेय होती है P + ½ ρv² + ρgh बराबर कांस्टेंट, यानी किसी धारा रेखीय प्रवाह में किसी बिंदु पर उनके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो ये P + ½ ρv² + ρgh बराबर नियतांक, ये फिगर बनेगा और इसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ में आप निकालते हैं कि 1 सेकेंड में द्रव पर किया गया कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो जाता है ये हो जाता है P1A1V1 - P2A2V2, और अविरतता के सिद्धांत से A1V1 बराबर A2V2, तो ये आयतन हो गया, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो इस तरह से जो W है ये मिल जाता है P1 - P2m/ρ। अब जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब जाएगा तो गतिज ऊर्जा में अंतर आएगा, गतिज ऊर्जा का अंतर ये हो गया। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा माने अंतर जो आया दोनों का सम कर देंगे, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से द्रव पर जो किया गया कार्य है द्रव की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, और इस प्रकार से इन दोनों को बराबर करेंगे और ये आ जाएगा। अच्छा, साथ में दिया गया है कि क्षैतिज नली है तो H1 बराबर H2 भी रख देंगे, तो H1 दोनों तरफ से कट, H1 H2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा P1 - P2 बराबर 1/2 ρ V2² - V1², और यही हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है कि किसी निकाय की कुल गतिज ऊर्जा निकाय के सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती हैं।
तथा परमताप T पर साम्यावस्था में प्रत्येक स्वतंत्र कोट से संबंध प्रति अणु की आंतरिक औसत गतिज ऊर्जा 1/2 FKT होती है। के जहां पर जो है यह बोल्ट्जमैन नियतांक है, F जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्र कोटियां हैं, और T परमताप है। तो एक परमाणु का आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर 3/2 RT होती है, और द्विपरमाणु के लिए 5/2 RT और 3 के लिए 7/2 RT। इसका अथवा पार्ट है कि यदि A बराबर 3i - 6j - 2k, B बराबर इतना, तो A क्रॉस B निकालना है, तो ijk 3 - 6 - 2 1 2 - 2, और ये इसको एक्सपेंड कर देंगे, I टाइम्स माने I का हो गया -6 - 2 -2 ये, और J का ये और ये हट जाएगा, तो 3 - 2, इसी तरह से K का ये हटेगा और ये हटेगा, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 16i + 4j + 12k। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, और यह आ जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 9, ये समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए व्यंजक फाइंड करना है। तो ये आप निकाल लेंगे कि W बराबर इंटीग्रल VI से VF PdV और PV बराबर μRT। तो यहाँ से P का मान रख लीजिए μRT/V, तो μRT/V रखेंगे इंटू dV, जो कांस्टेंट है उसको बाहर 1/V dV, 1/V जो है log हो जाता है, तो log का ये आ गया log VF - log VI, ये वैल्यू पुट कर दिया। अब जो है जब ये एक्सपोनेंशियल बेस है और जब इसे 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा 2.3026 log 10x। तो इस तरह से फार्मूला हो गया W बराबर 2.3026 μRT log 10 BF/V I। इसका अथवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स का नियम ये F बराबर 6π भी आ जाता है। सीमांत वेग के लिए फिर सूत्र निकालना, तो ये फिगर बनाएंगे। अब इस पर जो है इसका जो भार है वह 4/3πr³ 4/3πr³ रो इंटू जी नीचे की ओर काम कर रहा है, और उत्प्लावन बल जो है ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो जो नेट बल है यह रो माइनस सिग्मा जी नीचे की तरफ काम करेगा। जब यह सीमांत वेग की स्थिति प्राप्त करती है तो उस दौरान ये 6πrb वाला बल यानी स्टोक्स बल, यानी जिसको कि हम फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर बल कह रहे हैं, यह जो है इसके बराबर हो जाता है। तो 6πrb बराबर 4/3πr³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो इससे b बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/η मिल जाता है।